बार फिर आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरबी अवस्थी सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे वैदिक काल। पूर्व के लेक्चर में हमने उनके आगमन के बारे में और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे आर्यों की राजनैतिक स्थिति के बारे में। तो मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया था कि हम इस काल को जो है दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, उत्तर वैदिक काल तो ये जो है 1500 से 1000 BC का समय है और ये 1000 BC से 600 BC तक का समय है। ठीक, 1000 BC से 600 BC तक का। तो इस तरह से दो भागों में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। आपने देखा कि किस तरह से जो है सप्त सिंधु प्रदेश से चल करके और आगे के क्षेत्रों में बढ़ते चले गए, पटना तक बढ़ते चले गए। तो इस बीच जो है इनका विस्तार होने लगा। ठीक, विस्तार होने लगा और जो ये 5 कबीले थे, मैंने कल बताया था, इन 5 कबीलों का जो है भरत कुल के जो कृग एवं तृत आर्य वंश के शासक थे और इनके पुरोहित वशिष्ठ थे। तो कालांतर में भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 जनों, जिनमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनुद्रुह, अकिन, पक्त, भलानस, विषाणी और शिव के मध्य में जो है 10 राज्य युद्ध हुआ। 10 राज्य, इसका अर्थ है 10 राजाओं के बीच का युद्ध। ठीक, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई और इसके बाद जो है जो हारे हुए राजा थे, पराजित राजा थे, उनका भी भारत के वंश के साथ में, ठीक है, भारत के कुल के जो राजा थे उनके साथ मैत्री हो गई और इसके पश्चात एक नया वंश बना कुरु। ठीक, जिसे बाद में कौरवों के नाम से जाना जा गया। तो नवीन वंश कुरु की स्थापना हो गई। तो ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो कबीले के रूप में संगठित था। ये जो पूर्व वैदिक काल का समय है, इसे हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग वैदिक काल। तो इस काल में जो समाज था वो किस रूप में था? कबीले के रूप में था, यायावर था, नॉन स्टेबल था। लेकिन आगे चल करके वैसे जो कबीले का प्रशासन था वो कबीले के मुखिया के द्वारा किया जाता था। जो चीफ होता था इस ग्रुप का, यायावर संगठन का जो मुखिया होता था, उसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता था, शासन किया जाता था। और यही मुखिया जो है राजन कहलाता था। किस नाम से जाना जाता था? राजन नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ ये राजा का पद इस समय तक आनुवांशिक हो चुका था। आनुवांशिक यानी जो राजा होता था उसी का बेटा ही राजा बनता था। इस समय तक ये जो है ऋग वैदिक काल में ये जो है पद आनुवांशिक हो चुका था। और राजा की सहायता के लिए जो है पूरे पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी नामक प्रमुख अधिकारी होते थे। पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी, इस नाम के जो है अधिकारी होते थे। ये जो है राजन की सहायता करते थे।
समझ रहे हैं? ये प्रशासन में सहायता करते थे इनकी, और इनकी इसके साथ ही साथ जो है सूत, रथकार तथा कम्माद, ये जो है रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार और कम्मनी, ये पदाधिकारी जो होते थे। रथकार, कम्माद, ये पदाधिकारी थे। समझ में आया? पदाधिकारी थे, और इन्हें ही रत्नी कहा जाता था। ये क्या थे? पदाधिकारी, और इन्हें रत्नी या रत्निन कहा जाता था। समझ में आ गई होगी बात? इसके अतिरिक्त जो है राजा को मिला करके इनकी संख्या जो है, रत्नी की संख्या, ये 12 होती थी। सवाल पूछा जाता है कि रत्निन की संख्या थी, तो उत्तर है हमारा 12। पूछा गया है सवाल, रत्नी या रत्निन? रत्निन, ठीक। इनकी संख्या 12 थी, और पुरप जो होते थे, पुरप ये दुर्गपति होते थे। हम जो है आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आर्यों की राजनैतिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, तो इसमें पूरब ये दुर्गपति होते थे। पूरब क्या होते थे? दुर्गपति। पूरब दुर्गपति होते थे, और स्पष्ट जनता की देखभाल करने वाले ये जो है गुप्तचर होते थे। सीबीआई की तरह की एक संस्था थी, गुप्तचर होते थे। ये जन की सूचनाएं, प्रजाजनों की सूचनाएं राजा तक पहुंचाते थे, और साथ ही साथ दूत, ये संधि एवं विग्रह का कार्य करते थे। दूसरे राजाओं के साथ जो है, जो संधि और विग्रह होता था, उसकी सूचना लेकर के, उनके प्रस्तावों को लेकर के जो है राजा के पास जाते थे। ठीक, तो यानी संदेश वाहक, एक तरह से कह सकते हैं संदेश वाहक। संधि और संधि मतलब संधि होने और संधि के टूटने का समाचार या उसके प्रस्ताव को लेकर के राजा के पास जाते थे। इसके अतिरिक्त वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। समझ में आया? वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का अधिकारी। यहाँ जहाँ मतलब ऐसी जगह जहाँ पर गायें चरती थी, चरागांव, ठीक, तो ऐसी जगह का ये अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी होता था वाजपति, और जो कुलप होता था वो परिवार का मुखिया कहलाता था। ठीक, कुलप ये परिवार का मुखिया, हेड ऑफ फैमिली, परिवार का मुखिया होता था कुलप। तो इस तरह से ये सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब राजनीतिक व्यवस्था थी। साथ ही साथ आर्यों की जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी वो थी विदथ। विदथ ये आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। आर्यों की सर्वाधिक
प्राचीन संस्था, प्राचीन संस्था। सवाल बनता है विदत क्या था? तो ये आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी और इसे जनसभा भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? जनसभा। तो ये प्राचीन संस्था जनसभा कहलाते थे। इसके अलावा जो सभा होती थी ये श्रेष्ठ सामंत लोगों की संस्था थी। सभा श्रेष्ठ सामंत लोगों की संस्था थी। श्रेष्ठ सामंत लोगों की संस्था। अब ये सामंत क्या है? जैसे ये राजा है, हेड में, शीर्ष में ये राजा है, ठीक, किंग राजा। अब संचालन के लिए उसके अधीनस्थ जो कुलीन व्यक्ति होते थे, श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे, ये इस तरह से, तो ये सामंत कहलाते थे, ठीक। इनके द्वारा जो है शासन संचालन में सहायता मिलती थी, तो ये सामंत कहलाते थे। तो सभा श्रेष्ठ सामंत लोगों की संस्था थी। और जो समिति थी ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनैतिक संस्था, केंद्रीय राजनैतिक संस्था। तो ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया। समझ रहे हैं ना? सभा और समिति को ऋग्वेद में प्रजापति की दोनों पुत्रियां बताया गया है, दो पुत्रियां बताया गया है। इसके बाद जो है एक पद है भागदुंद। भागदुंद, ठीक। तो ये पद जो है क्या था? विशिष्ट अधिकारी जो राजा के अनुयायियों के मध्य बलि एवं भेंट का समुचित बंटवारा एवं कर का निर्धारण करता था। राजा के मध्य जो बलि और भेंट राजा को जो समर्पित किए जाते थे उसका बंटवारे का निर्धारण करता था कि कौन सा एक्चुअल में क्या है कि जो भी बलि दी जाती थी देवताओं को उसका कौन सा हिस्सा पुरोहित को मिलेगा, कौन प्रजाजनों को मिलेगा, कौन राजा को मिलेगा, इसका निर्धारण। और साथ ही साथ राजा को जो भेंट आती थी तो कितना हिस्सा राजा को मिलेगा, कितना पुरोहित को मिलेगा, इसका निर्धारण जो है भागदुंद के द्वारा किया जाता था। और साथ ही साथ कर, टैक्स, प्रजाजनों पर किस प्रकार कर लगाया जाए, कितना कर किस चीज पर लगाया जाए, इसका भी निर्धारण जो है भागदुंद के द्वारा ही किया जाता था। और ऋग्वैदिक काल में उग्र का कार्य, एक अधिकारी होता था उग्र, इसका कार्य होता था अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना। तो इस तरह से विभिन्न कार्यों का निष्पादन जो है विभिन्न अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, आप देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल में। और आगे जो है हम कुछ चर्चा करें उससे पहले एक बार फिर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कबीले के कोई जैसे क्या है, कबीला है एक, मैंने बताया आपको कि कबीले में मुख्य काम होता था गायों को चराना। कबीले का काम क्या है? गायों को चराना, गायों को चराना। और मैंने आपको बताया था कि नदियों के किनारे जो है झाड़ जंगल लगा करके अपना जगह बना लेते थे। यहाँ पर रात में गायें बांधी जाती थी, दिन में चराई जाती थी। साथ ही साथ
ये जो है नए नए चरागाहों की खोज में आगे बढ़ते चले जाते थे। तो इनका जो हेड होता था वो मुखिया होता था। साथ ही साथ अब ये जो है मुखिया का, जिसे राजन कहा जाता था, ये पद जो है आनुवांशिक हो गया और ये इस तरह से कबीले का प्रशासन करते थे। अब जो है ये कबीले का रूप स्थायी धीरे धीरे होने लगा। और एक चीज़ और ये समझ लीजिए कि जहाँ पर एक ही कबीले की, मैंने कई कबीले आपको बताया, जैसे पुरु, यादू, द्रोह, तुरुआसु, ये सब कबीले हैं। तो अलग अलग कबीलों की गायें जिस स्थान पर बांधे जाते थे, जैसे मान लीजिए गायों की को बांधने की जो जगह है, यही जो है गोत्र कहलाती थी। गोत्र, गायों को बांधने का स्थान जो है गोत्र कहलाता था। तो इन और अलग अलग गोत्र का एक पुरोहित हुआ करता था, या यूं कह सकते हैं कि ये कबीले थे, इनके अपने अपने जो है पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित जो यज्ञ आदि के संपादन का कार्य करते थे। ठीक, तो ये था इनका राजनैतिक जीवन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे इनके सामाजिक जीवन के बारे में। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आपका स्वागत है। नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।